आई वुड लाइक टू नो कि आपका मेंटर या गुरु कौन है? किस आप अपने जब डिफ़िकल्ट फ़ेज़ में होते हो या जब आप लो फ़ील करते हो फॉर योर प्रोफ़ेशनल वर्क, तो आप किससे एडवाइस लेते हो? हर इंसान की ज़िंदगी में गुरु तो होते ही हैं और एक समय आता है जबकि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बेहिचक ये बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे या तो स्टार्टिंग के गुरु कहें या आज भी जो हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं, वो हमारे वीपी सर मिस्टर अमित तिवारी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। मैं जब आईवीडी में आया था, मुझे आईवीडी में लाने वाले भी मिस्टर अमित तिवारी सर ही थे। यूआर डायग्नोस्टिक में उस समय अमित सर काम किया करते थे और उन्होंने ही मुझे आईवीडी में आने का एक मौका दिया था। और सिर्फ मौका ही नहीं दिया, अमित सर ने मुझे एक तरह से आईवीडी में हाथ पकड़कर चलना सिखाया। कैसे प्रोडक्ट का नॉलेज गेन करना है, कैसे कस्टमर्स कॉल करने हैं, कैसे अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उस पर क्या करना है। सबसे अच्छी बात अमित सर की जो मुझे लगती है, जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब भी आप पीछे किसी कारण से जा रहे हो, आप पीछे मुड़ के मत देखो। Hello, Namaste, and welcome to the Ethnic Storytellers, the people behind the progress. I am Rajput Ashka, and today I have a very special guest with me. And he is the RSM of Jharkhand, and he has been associated with Ethnis DX since last 6 years. And he has been the driving force for the Jharkhand region. His dedication, value, commitment, and leadership has taken that region to an entire new height. So, let me welcome our special guest, Mr. Vinay Pandey. Namaste, sir. नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूँगी सर, आपकी स्टोरी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। आपने कब से एथनिस डीएक्स में काम करना शुरू किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। मैंने आईवीडी इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत 2011 में की थी। मेरी फर्स्ट कंपनी यूआर डायग्नोस्टिक थी। यूआर डायग्नोस्टिक के बाद मैंने कुछ दिनों के लिए प्राइमन कंपनी में काम किया। प्राइमन के बाद मेडसोर्स ओजोन, और अभी 2019 से 2025 26 चल रहा है, अभी कंटिन्यू एज ए आरएसएम वर्क कर रहा हूँ। यस सर, ग्रेट टू नो दैट। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक आपने इतने सालों तक काम किया, तो आपकी ओवरऑल फीलिंग कैसी रही है एथनिस डीएक्स के साथ? एथनिक्स डीएक्स में काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और केवल काम करके यहाँ पे अच्छा ही नहीं लगा, यहाँ पे काम करने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो कि पहले की कंपनियों में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा था, लेकिन एथनिक्स डीएक्स में काम करने के बाद एक जो फैमिली वाली फीलिंग्स आती है, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी सर, करेक्ट। तो जॉइनिंग से पहले आपकी आई एम श्योर कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, जैसे हर किसी की होती है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या वो उस लेवल पे मैच हुई? क्या आपके चैलेंजेस रहे इनिशियल कुछ महीनों में या कुछ सालों में? तो अगर आप इस पे कुछ ब्रीफ करें तो। जब मैंने एथनिक्स को ज्वाइन किया, उस टाइम में मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि अब मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके काम करना है जहाँ से कि लोग मुझे जाने। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों तक काम किया था, 7-8 साल ऑलरेडी हमारा हो चुका था अदर कंपनियों में, बट वो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। एथनिक्स में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मुझे डे बाय डे आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं जब ज्वाइन किया था तो एज ए एरिया सेल्स मैनेजर, उसके बाद डिप्टी आरएसएम, उसके बाद सीनियर आरएसएम के पोस्ट पे अभी वर्क कर रहा हूँ। जी सर, तो आपने ये बताया कि आप एज एन एरिया सेल्स मैनेजर ज्वाइन किए और आज आप आरएसएम है, तो आपकी जर्नी तो वैसे भी बहुत लंबी और बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। तो आई एम श्योर कि आपको उस टाइम के मार्केट का पता रहा होगा कि उस टाइम हाउ एथनिस डीएक्स वाज परफॉर्मिंग इन झारखंड और आज वो कैसा परफॉर्म कर रही है। जब मैंने एथनिक्स को ज्वाइन किया था, उस फाइनेंशियल ईयर में झारखंड में केवल एक लड़का हुआ करता था, वो आज भी एथनिक्स के साथ है, मिस्टर सुशील कुमार। उस समय में झारखंड की ईयरली जो सेल थी, झारखंड की ईयरली सेल थी 32 to 35 लैक्स। आज हम लोग मोर देन 3 करोड़ पे खड़े हैं।
तो ये जो 6 साल का जो हमारा जर्नी रहा, हमने 32 से 48 किया, 48 से 1.5 करोड़ पे गए, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ पे, और अब हम लोग 3 करोड़ प्लस पे हैं। जी सर। सर, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपने बहुत छोटी सी टीम के साथ सेल्स को ग्रो किया है, तो आई वुड लाइक टू फर्दर नो कि आज की डेट में आपके पास कितनी बड़ी टीम है और आप अपनी टीम को चैलेंजेस के टाइम पे, टफ सिचुएशन के टाइम पे कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, कैसे उन्हें गाइड करते हैं? आज झारखंड में मेरे पास सेल्स के 2 बंदे हैं, 2 सर्विस के हैं। कुल मिला के हमारी झारखंड की टीम साइज 5 लोगों की है, जिसमें कि रैपिड डिवीज़न और प्रिसीजन डिवीज़न दोनों हम रन करते हैं। दोनों सेपरेट सेपरेट हैं, बट हम लोग एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। तो सर, आप जब इतने सालों से हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपका टॉप मैनेजमेंट के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड होगा। पर बहुत बार ऐसी सिचुएशंस फील्ड पे आती है जहां हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है हायर मैनेजमेंट्स को, बट दैट इज अगेन अ लॉन्ग प्रोसेस, आई बिलीव सो फार। बट आपने कुछ ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा और उसे विदाउट एनी हायर मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बिना अपने बलबूते पे, अपनी टीम की स्पीड के वजह से उसे सॉल्व किया होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे सुनना चाहूंगी आपके एक्सपीरियंसेस से। नॉर्मली एथनिस डीएक्स में इन चीज़ों की संभावना काफ़ी कम होती है, कि जिसमें जब तक हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व ना हो तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और हमें इस तरीके से तैयार किया गया है कि हम किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को सामने से जाकर फेस करके उसको सॉल्व कर सकें। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक फुल्ली ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर एक जगह पे सेल किया था। सेल करने के बाद इंस्टॉलेशन भी हो गया। इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ अदर कंपनीज, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, वो इंस्टॉलेशन के बाद भी जाकर उनको कुछ कंफ्यूज कर दिए। और कंफ्यूज करने के बाद कस्टमर कहने लगे कि नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, आपके इंस्ट्रूमेंट का रिएजेंट का कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, मैं ये इंस्ट्रूमेंट को वापस करूँगा, इसको नहीं रखूँगा। इस कंडीशन में क्या था कि हमारे जो लड़के थे सेल्स के, वो भी काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। हमने कहा कि अगर ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ कि क्या हो सकता है। तो मैंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। सेम डे रात को मैं खुद ट्रेवलिंग स्टार्ट किया। मोर देन 450 किलोमीटर्स था हमारे हेडक्वार्टर से। जाके सुबह सुबह मैं वहाँ पहुँचा, और क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन का लैब नहीं था, एक डॉक्टर का लैब था, मैं उनसे जाके खुद से मिला। मिलने के बाद सारी चीज़ों को मैंने फिर से उनको बताया कि क्या सही है, क्या गलत है। और फाइनली ये रिजल्ट आया कि इंस्ट्रूमेंट भी आज भी हमारा वहाँ पे इंस्टॉल है, और कस्टमर इतने खुश हैं हमारे सर्विस से और हमारे सेल्स टीम के सपोर्ट से कि हमें अदर जगहों पर भी अपना फीडबैक अच्छा दे रहे हैं। जी सर, एज आपने कहा कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट आपके हाथ से जाते जाते बचा, और शायद मुझे लगता है इसीलिए आपको एथनिस डीएक्स के एंटायर टीम में से आपको दी इंस्ट्रूमेंट सेलर कहा जाता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर इंस्ट्रूमेंट किसी के हैं तो वो आपके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ऐसे तो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज टू विन योर इंस्ट्रूमेंट और टू हैक द डील with your instruments? देखिए, इंस्ट्रूमेंट सेल्स जो है वो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी आसान भी है और बहुत ज़्यादा टफ भी है। कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि कस्टमर की नीड क्या है। अगर हम कस्टमर की नीड को समझ पाते हैं कि उनसे किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, और अगर हम लोग उस पर बात करते हैं कस्टमर से, तो हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सेकंड है सेल्स फनेल। किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेल्स वालों को एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक सेल्स फनेल होता है, जिसमें कि पहले आपको लीड जनरेट करना होता है। लीड जनरेट करने के बाद फिर उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सा लीड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है, उसके ऊपर फॉलो प्रॉपर रखना पड़ता है। जी सर। जब आपका प्रॉपर फॉलोअप रहेगा, कस्टमर की नीड आपको पता होगी, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी है, आपके पास सर्विस सपोर्ट है, जी सर। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे विन करने के चांसेस वो काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। सबसे लास्ट में आता है प्राइसिंग। जी कुछ लोगों का क्या कहना है कि नहीं, प्राइसिंग ही सबसे मस्ट है। बट अगर आपके पास सबसे सस्ती चीज़ें अगर बिकती, तो मार्केट में क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं देता। जी।
तो प्रॉपर अगर आप जो भी सेल्स का तरीका है, जो बेसिक्स है, अगर उस पे काम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का सेल्स करना काफ़ी इजी हो जाता है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और मुझे लगता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो एक कोई एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन ही बता सकता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी आगे कि सर आप इतने सालों से मार्केट में हैं, तो आपको उस टाइम के मार्केट सिचुएशंस भी पता होंगे और आपको आज का करंट ट्रेंड भी पता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड दिस टाइम ट्रेंड? ओवरऑल पहले का जो सिचुएशन था मार्केट का और आज के सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस आया है। आज के डेट में लोगों को कम समय में अच्छी जांच की सुविधा चाहिए होती है। अगर टेस्ट अच्छा होता है, लैब का रेपुटेशन अच्छा होता है और साथ में जो भी डॉक्टर इलाज करते हैं उस टेस्ट के बेसिस पे, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट होके आ रहा है उसका रिपोर्टिंग अच्छी हो और लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी सर, ये आपने एकदम सही बात बोली है कि लोग आगे ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और शायद मुझे लगता है ये रैपिड इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, एआई लर्निंग, मशीन लर्निंग के वजह से ये आईवीडी में भी एक मेजर चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा सर मैं आपके पर्सनल लाइफ ऑफ आईवीडी में भी एक लुक लेना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू नो कि आपका मेंटर या गुरु कौन है? किस आप अपने जब डिफिकल्ट फेज में होते हो या जब आप लो फील करते हो फॉर दिस पर्टिकुलर आई फॉर योर प्रोफेशनल वर्क, तो आप किससे एडवाइस लेते हो? टू हुम यू रिफर टू और यू गो टू? और मैं चाहूंगी कि आप उसके 2-3 एग्जांपल्स भी मुझे कोट करें। हर इंसान की जिंदगी में गुरु तो होते ही हैं। कुछ गुरु होते हैं जो हमें पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाते हैं और एक समय आता है जबकि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और मैं बेहिचक ये बात कह सकता हूँ कि अगर मेरे या तो स्टार्टिंग के गुरु कहें या आज भी जो हमारे गुरु हैं, मेंटर हैं, वो हमारे वीपी सर मिस्टर अमित तिवारी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। मैं जब आईवीडी में आया था, मुझे आईवीडी में लाने वाले भी मिस्टर अमित तिवारी सर ही थे। यूआर डायग्नोस्टिक में उस समय अमित सर काम किया करते थे और उन्होंने ही मुझे आईवीडी में आने का एक मौका दिया था। और सिर्फ मौका ही नहीं दिया, अमित सर ने मुझे एक तरह से आईवीडी में हाथ पकड़कर चलना सिखाया। कैसे प्रोडक्ट का नॉलेज गेन करना है, कैसे कस्टमर्स कॉल करने हैं, कैसे अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उस पर क्या करना है। सबसे अच्छी बात अमित सर की जो मुझे लगती है, जो उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब भी आप पीछे किसी कारण से जा रहे हो, आप पीछे मुड़ के मत देखो, आप अपने बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट करो। आप ये देखो कि आपने अपने शुरुआती दौर में क्या किया था, उसके बाद आपने क्या किया और आज जहां पे आप थे वहां से आप क्यों पीछे जा रहे हो। अगर आप अपने बेसिक्स पे काम करना स्टार्ट करोगे तो सफलता आपके हमेशा कदम चूमेगी। इसमें अगर एग्जाम्पल्स की बात कहें तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं अभी कुछ करंट एक सिचुएशन आई थी, सबकी लाइफ में आती है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब मैंने झारखंड ज्वाइन किया था उस टाइम में झारखंड की सेल बिलो 40 लाख थी। फिर एक समय आया कि हम लोग 3 करोड़ तक गए और कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि सेल वहां पे आके रुक गया। और उसके पीछे रीजन था कि कुछ हमारे सेल्स टीम के बंदे थे जो छोड़कर चले गए थे, कुछ मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और साथ में मैं भी बहुत कोशिश करके भी कर नहीं पा रहा था। तो मुझे एक समय ऐसा लगने लगा कि लगता है कि अब एथनिस डीएक्स के साथ मेरा जर्नी यहीं तक था। उस सिचुएशन में अमित सर ने मुझे बात करके और समझाया कि आप सिर्फ ये देखो कि जिस समय आप आईवीडी फील्ड में आए ही नहीं थे उस समय आप क्या थे, उसके बाद आप आज के डेट में कहाँ पे हो। अगर किसी कारण से मार्केट सपोर्ट नहीं कर पाया या आपके लड़के छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, आप खुद फील्ड में फिर से जाओ, फिर से जाके
उन चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश करो। और जब आप खुद से फील्ड में जाओगे और फिर से अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कस्टमर्स हैं, उनके साथ रिलेशन आपका पहले से जो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशन है, उन चीज़ों को फिर से रिकॉल करो, आपको रिजल्ट आएगा। और इस बात को बीते हुए मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं, और आज हमारा फिर से वही सिचुएशन आ गया है कि हम एक कंपनी को एक अच्छे ग्रोथ के साथ में फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म करेंगे। जी सर, ये बात जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने कोर वे पे अपने मेंटर से जुड़े हुए हैं, और आप पूरी जर्नी में आपने बहुत टफ सिचुएशंस को देखा होगा और आपने उससे चीज़ों से सीखा होगा। तो एज एन वेटरनर आई वुड लाइक यू टू गिव वन एडवाइस, वन वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि उन जो आईवीडी में नए आ रहे हैं फ्रेशर्स के लिए, तो वो उन्हें हेल्प करे। जो भी नए आईवीडी फील्ड में आ रहे हैं, सिर्फ आईवीडी फील्ड ही नहीं है, अगर कहा जाए तो जो भी नए सेल्स में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे कि अगर वो काम करेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहला चीज होता है डिसिप्लिन। किसी भी काम करने के लिए डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो काम करने में, किसी से बात करने में, या कहीं आने जाने में, हर चीज की प्लानिंग आप ढंग से डिसिप्लिन के साथ करते हो, तो आपकी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। दूसरा चीज होता है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज एक ऐसा टूल है जो कि आपको हमेशा काम आएगा, कभी भी नुकसान नहीं देता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, आप कंपटीटर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हो, तो आप किसी भी कस्टमर के सामने जाकर बात कर सकते हो। तीसरी चीज होती है डाटा। किसी भी नए ज्वाइनर से मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपना डाटा अच्छी तरह से खुद तैयार करें। वो डाटा ऐसा नहीं है कि कंपनी के काम आता है, वो डाटा आपको हमेशा सपोर्ट करेगा जब तक कि आप सेल्स में नौकरी करोगे। क्योंकि जो एक बार आपके पास जो डेटा तैयार हो गया, जो डेटा एक बार आपके पास आ गया, उस डेटा बेस पे आप अगर काम करोगे तो आपको आगे जाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि एज एन आरएसएम आप अपनी जब टीम में नई हायरिंग कर रहे होते हो अपने या तो सेल्स के लिए या तो सर्विस के लिए, तो आप ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ को लुक आउट करते हो कैंडिडेट में और श्योर होते हो कि नो, आई विल टेक हिम इन माय टीम? किसी को भी हायर करने के पहले मैं पर्सनली एक जो चीज़ देखना चाहता हूँ, मार्केट फीडबैक। मैं किसी को डायरेक्टली ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे इस लड़के को लेना है। मैं कोशिश करता हूँ कि खुद लोगों से बात करके ये समझ पाऊँ कि जो लड़का मैं लेना चाह रहा हूँ अपनी टीम में, वो कैसा है, क्या काम करता है, उसका मार्केट फीडबैक कैसा है। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है, जब मैं किसी भी लड़के को हायर करता हूँ तो उसके रिकमेंड करने के पहले ही मैं एक बार पर्सनली उससे ज़रूर मिलता हूँ। पर्सनली इसलिए मिलता हूँ कि ऊपर वाले ने इन 15 सालों में इतना कुछ सिखा दिया है कि बात करने से ये समझ में आ जाता है कि इसका बात करने का लहजा कैसा है, कस्टमर से कैसे बात करेंगे। क्योंकि अगर वो मुझसे ही ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, या मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो फील्ड में जाके क्या करेंगे। तीसरी जो चीज़ मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ये समझने की, वो नीड उसको है या नहीं है। क्योंकि नीड एक ऐसी चीज है जो कि आदमी को जी काम सर। करने के लिए प्रेरित करती है। जी सर। चाहे वो पैसे की नीड हो, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड हो, किसी भी चीज की, जब तक वो नहीं है तो कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो आगे मैं जानना चाहूँगी कि आपने किसी की हायरिंग कर ली एंड नाउ ही इट्स हिज फर्स्ट डे ऑफ इंडक्शन एंड ज्वाइनिंग, तो उस दिन एज एन आरएसएम और एज हिज रिपोर्टिंग मैनेजर आप उसको क्या 3 एडवाइसेस देंगे टू बी सक्सेसफुल इन एथनिस डीएक्स? मेरा सबसे पहला एडवाइस होता है
आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करो। ईमानदारी के साथ करने का मतलब है कंपनी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाओ कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है या गलत है। दूसरी चीज होती है, कंपनी ने जो भी नॉर्म्स बनाए हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि कंपनी के जो हायर मैनेजमेंट जो भी चीजें डिसाइड करती हैं काफी सोच समझ के करती हैं। अगर हम उनकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज है रिलेशन बिल्डअप। हमारा सभी लड़कों से यही कहना रहता है, आप मार्केट में जाओ, जाने के बाद कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करो। अच्छा रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दोस्ती करना। अच्छा रिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ पहले से आपकी कंपनी से जुड़ा है या अभी नया जुड़ रहा है, उसको आप प्रॉपर टाइम पे सपोर्ट दो। सर्विस सपोर्ट हो, सेल्स सपोर्ट हो या एप्लीकेशन सपोर्ट हो, जो भी हो, उनके टाइम पे आप उनकी बातों को पूरा करने और करवाने का काम करो। जी सर, बिल्कुल ये बात आपने एकदम सही बात करी। आगे मैं जानना चाहूँगी सर कि आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं एथनिस डीएक्स के साथ और आपके फॉर श्योर कुछ पर्सनल एम्बिशंस भी होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अगले 2-3 सालों में आप खुद को कहाँ देख पाते हैं और आप खुद को पर्सनली एंड प्रोफेशनली मतलब किस लेवल तक खुद को इमेजिन कर पाते हैं कि आपके विजन्स हैं? अ, आने वाले 2-3 सालों की अगर बात करें तो मेरा जो विजन है कि मैं कम से कम एथनिस डीएक्स में एज ए जेडएसएम वर्क करना चाहता हूं, ताकि अभी तक मैं इतनी सारी बातें हुई मैंने अब बताया नहीं। आज के डेट में मैं झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स को, रैपिड डिवीजन को देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 साल के अंदर मैं खुद को इस तरह से तैयार कर सकूं कि मैं एथनिस डीएक्स में एज ए जेडएसएम पोस्ट पे जा सकूं। और फ्यूचर की बात करें तो हर कोई चाहता है कि काफ़ी आगे बढ़ना, और मैं भी वही चाहता हूं, लेकिन कम से कम नेशनल लेवल पे काम करने की मेरी खुद की इच्छा है और मैं उस पे काम कर रहा हूं। जी सर, ये आपके एम्बिशंस जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक खुद को अपग्रेड लाने का सोच रहे हैं और साइमल्टेनियसली आप इतना हार्ड वर्क भी पुट इन कर रहे हैं। सर, आगे मैं जानना चाहूँगी, बीइंग एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, क्या ऐसे बेनिफिट्स आपको लगे दैट दिस बेनिफिट इज़ वेरी यूनिक टू आवर कंपनी और यू आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड दैट आवर कंपनी इज़ देयर एंड सपोर्टिंग अस? तो ऐसे कुछ 2-3 बेनिफिट्स अगर आप लिस्ट आउट कर पाए तो। ऐसे तो एथनिस डीएक्स में किसी भी एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो सारी मिलती हैं। नॉर्मली अगर कहा जाए जैसे पीएफ है या मेडिक्लेम है, ये तो लगभग आज के डेट में सारी कंपनियां देती हैं, बट अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पीएफ भी नहीं देती हैं। तो पीएफ और ये पीएफ हो गया आपका, मेडिक्लेम है। उसके बाद अम, जब भी कोई 5 साल किसी भी कंपनी में पूरा होता है तो उसको ग्रेजुटी मिलती है। उसके बाद जो भी लीव बचा हुआ होता है वो इनकेसमेंट में मिलता है। कंपनी रिवार्ड देती है, अवार्ड देती है, कंपनी टाइम पे सैलरी एक्सपेंस देती है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वालों के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं। यस सर। सर, थैंक यू सो मच अपनी ये स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़, अपने विजन को इस मंच पे शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स इससे ज़रूर प्रेरित होंगे। सो गाइस, दैट्स इट. This was the story of Mr. Vinay Pandey, and here we got to know that how his leadership, his value and commitment has taken the organization in Jharkhand and Odisha to a new level of the heights. So thank you, Vinay sir. Thank you so थैंक much. यू।